नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉर्डुलम। हॉर्डुलम क्या होता है? हॉर्डुलम भी एक आईलिड की स्वेलिंग होती है, लेकिन ये इन्फेक्शियस इन नेचर होती है। अब क्लेजियन का मैंने क्या बताया था कि वो नॉन इन्फेक्शियस था, बट ये इन्फेक्शियस इन नेचर होती है। अब इन्फेक्शन अगर हुआ है तो कोई इन्फेक्टिंग एजेंट भी होगा जिसने इन्फेक्शन करवाया होगा। तो इसमें एक बात लाजमी याद रखनी है, एक तो ये इन्फेक्शियस इन नेचर है, दूसरी बात इसका कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होगा। पॉजिटिव एजेंट इसमें जस्ट एक होता है और वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और तीसरी बात ये होती है कि जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन जो है वो एब्सेस बना देता है। तो इसमें क्या बनेगी? पेरुलेंट एब्सेस बनेगी। ठीक है। हॉर्डुलम की दो टाइप्स होती हैं, हॉर्डुलम एक्सटर्नम एंड हॉर्डुलम इंटरनम, लेकिन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है और वो ये तीन चीज़ें, इसलिए इन तीन चीज़ों को लाजमी याद रखना है। हॉर्डुलम क्या होगा? इन्फेक्शियस नोड्यूल होगा, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है और ये बनाता है क्या? एब्सेस बनाता है, पिरुलेंट एब्सेस बनाता है। ठीक है। अक्सर सिनेरियो में पिरुलेंट एब्सेस का भी जिक्र आ जाए तो डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अच्छा, इसके बाद ये होगा कि हॉर्डुलम एक्सटर्नम एंड हॉर्डुलम इंटरनम। अब एक्सटर्नम में क्या होता है कि इसमें एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन हो जाती है लैश फॉलिकल की। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि आईलिड में ना बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, तो मैं अगर डिफरेंट ग्लैंड्स के नाम लूंगी तो उसकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना। लैश फॉलिकल जो होता है ना, उसके साथ मोस्टली जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं वो ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड ऑफ मोल होता है। अब यहाँ नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है, बेसिकली ये हमारी आईलिड आ रही है और यहाँ से ये लैश निकल रही है, आई लैश। ये आई लैश का फॉलिकल पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके साथ जो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड ऑफ ज़ीज़ एंड ग्लैंड ऑफ मोल है। ठीक है। और ये जो मेबोमियन ग्लैंड है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, ये आई वाली साइड है जहाँ पे आई का कॉर्निया, ये वो साइड है और ये बाहर वाली साइड है। ठीक है। तो जो हॉर्डुलम एक्सटर्नम होता है ना, उसमें बेसिकली जो ग्लैंड ऑफ सीज एंड मोल है उसका या लैश फॉलिकल का, इनका इन्फेक्शन होता है। ठीक है। और एक्सटर्नम का दूसरा नाम ही स्टाई है। इसके क्लिनिकल फीचर ये है कि पेशेंट पेन और टेंडरनेस के साथ आएगा और ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि जो क्लेजियन होता है उसमें पेन नहीं होती, वो पेनलेस होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पेन और टेंडरनेस होगी और ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। दूसरी बात ये होती है कि जो आईलिड का मार्जिन होता है ना, जो यही वाला पॉइंट है जिस जगह पर इन्फेक्शन हुई है, यहाँ पे ना पस निकली हुई होती है और उसके सेंटर में आई लैश प्रेजेंट होगी। ये देख रहे हैं आप, ये वाली स्वेलिंग, जैसे ये स्वेलिंग है ना तो इसके दरमियान से आई लैश निकल रही है, सेम इस जगह पे पस पड़ी हुई होगी और उस पस के अंदर से आई लैश निकल रही होगी। तो ये इसका एक क्लिनिकल फीचर है और स्नैरियो में यही वाली पॉइंट्स, यही बातें आएंगी। ठीक है, इन्हें याद रखनी है। दूसरी बात, अगर हॉर्डुलम इंटरनम की बात कर लें तो हॉर्डुलम इंटरनम में क्या होगा कि इसमें भी एक्यूट सप्रेटिव इन्फेक्शन होगा, लेकिन मेबोमियन ग्लैंड्स का होगा। अब इसमें क्या था? इसमें लैश फॉलिकल का था, इसमें आता है मेबोमियन ग्लैंड का। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे कि क्लेजियन में भी तो मेबोमियन ग्लैंड का था, लेकिन क्लेजियन में मेबोमियन ग्लैंड की अपनी ही सिक्रीशन इकट्ठी हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका ऑरिफिस बंद हो गया था और इकट्ठी होने की वजह से स्वेलिंग हुई थी। वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पे वर्ड स्टेराइल का यूज़ किया गया। ठीक है। लेकिन हॉर्डुलम इंटरनम में क्या होता है कि जो मेबोमियन ग्लैंड है इसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे एक्यूट सप्रेटिव इन्फेक्शन कहते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इसका। ठीक है। अगेन इसमें भी पेन होगी, टेंडरनेस होगी। आईलिड जो है वो जब उसे इवर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि मेबोमियन ग्लैंड थोड़ा अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, तो हमें आईलिड को थोड़ा उठा के देखना पड़ता है। जब हम इवर्ट करते हैं तो यहाँ बाकी सारा रेड होगा, बाकी सारी आईलिड रेड होगी। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये येलो कलर का ना एक स्पॉट पड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसे येलो शाइनिंग स्पॉट कहते हैं बेसिकली। तो इसके क्लिनिकल फीचर में ना ये वाला पॉइंट आएगा, तो इट्स मीन हॉर्डुलम इंटरनम है। और इन दोनों को इन्फेक्शन कौन करवा रहा है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि दोनों में पॉजिटिव एजेंट एक ही है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में सिंपली वार्म कंप्रेसेस देने हैं। अब यहाँ पे पेशेंट पेन के साथ आया तो हमने पेन ठीक करने के लिए क्या? एनाल्जेसिक्स देने हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक देने हैं और एंटीबायोटिक हम दोनों तरह के देंगे, टॉपिकल भी देंगे और सिस्टमिक भी देंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है पस इवैक्यूएशन। याद रखिएगा, जहाँ पे भी एब्सेस का वर्ड यूज़ होगा ना, एब्सेस को ड्रेन करना लाजमी है। एब्सेस को ड्रेन करेंगे, उसके बाद जो वो चीज़ एब्सेस बना रही है उसे ट्रीट करना है। ऐसे कभी भी नहीं होता हम दवाइयाँ दे दें और एब्सेस ना हो। या हम क्या करते हैं कि एब्सेस को ड्रेन करते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं, उसके बाद सिस्टमिक जो है ना एंटीबायोटिक्स हम देते हैं। ठीक है, ताकि वो जो सारा प्रोसेस है ना वो ठीक हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर ये ब्लिफराइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो हमने ब्लिफराइटिस को भी ट्रीट करना होता है। ठीक है। वार्म कंप्रेसेस दे दिए, पेन को ठीक करने के लिए एनाल्जेसिक्स दे दिया, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दे दिए, पेस्ट को इवैक्यूएट कर लिया और अंडरलाइन कोज को ट्रीट कर लिया। हॉर्डुलम इंटरनम का भी सेम यही वाला ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लिफराइटिस। ब्लिफराइटिस जो होता है ना, ये आईलिड के मार्जिन पे एक क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं, एक पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस है और एक एंटीरियर ब्लिफराइटिस है। जो पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस है ना, ये एमसीक्यूज़ में आता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं गई हूँ। एमसीक्यूज़ में जो पॉइंट आता है वो मैं बता देती हूँ। इसमें मेबोमियन ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग होती है और उसकी सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसकी सिक्रीशन जब ज़्यादा होती हैं तो फैटी एसिड ज़्यादा रिलीज़ होता है। फैटी एसिड जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो आंख में ना बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये एमसीक्यूज़ आता है, मोस्टली पूछते हैं कि एक तो पोस्टीरियर ब्लिफराइटिस में क्या होता है, पूछेंगे तो आएगा कि बर्निंग सेंसेशन होती है, और कई दफ़ा ये पूछ लेते हैं कि बर्निंग सेंसेशन क्यों होती है, तो वो फैटी एसिड की वजह से होती है। ये याद रखिएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना। क्लेजियन में क्या था कि मेबोमियन ग्लैंड का जो ऑरिफिस था ना वो बंद हो गया था, इसकी वजह से उसकी स्क्रीशन इकट्ठी हो गई थी तो स्वेलिंग हो गई थी। यहाँ पे क्या होती है कि इसकी स्क्रीशन जो होती है ना वो ज़्यादा आने लग जाती है। जब वो ज़्यादा रिलीज होती है तो उसमें फैटी एसिड होता है और वो फैटी एसिड बर्निंग सेंसेशन करवा देता है। ठीक है। और जो हमने बात की थी हॉर्डुलम इंटरनम की, उसमें इस पॉइंट का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो तीनों का डिफरेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बर्निंग सेंसेशन आएगा, जो हॉर्डुलम है उसमें पेन का जिक्र आएगा, और जो क्लेजियन है उसमें पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग आएगी। ठीक है। उसके बाद एंटीरियर ब्लिफराइटिस है, इसकी दो टाइप है, एक इन्फेक्शियस है, एक नॉन इन्फेक्शियस है। जो इन्फेक्शियस होती है इसमें अगेन वही बात है, इन्फेक्शन होता है लैश फॉलिकल का और ग्लैंड ऑफ सीज एंड मोल का। अच्छा, अब यही डेफिनेशन सेम थी हॉर्डुलम की, लेकिन क्लिनिकल फीचर पे आपने स्नैरियो को डायग्नोज करना है। आई में हमेशा याद रखना है कि क्लिनिकल फीचर्स आपने इस तरह से याद रखने हैं कि आपको स्नैरियो डायग्नोज हो जाए। और आई के क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा होगा 2 नंबर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें या तो पॉजिटिव एजेंट पूछते हैं या उसके कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं तो वो पूछ लेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो पूछ लेंगे, और एक क्वेश्चन ट्रीटमेंट का तो मस्ट होता है। क्लिनिकल फीचर जस्ट आपने करने होते हैं किसी भी एससीक्यू को डायग्नोज करने के लिए जो स्नैरियो आता है। ठीक है।
अच्छा, इसमें कॉजेटिव एजेंट ना दो होते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस। मैंने बताया था कि जो हॉर्डिलम है उसमें जस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, लेकिन यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस भी। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में पेशेंट किसके साथ आएगा? पेशेंट आपके पास आएगा, मेटेड आई लैशेज होंगी, उसकी जो आई लैशेज होंगी ना वो चिपकी हुई होंगी, स्टिकी नेचर होगी, उस पर डैंड्रफ पड़ा हुआ होगा, और ना वो जो सिक्रीशंस निकल रही होती हैं ना वो बाद में क्या होती हैं कि ड्राई होकर ना क्रस्ट बना देती हैं, और जब आप उन क्रस्ट को रिमूव करते हो ना तो वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर्स बन जाते हैं। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। एक तो पेशेंट कई दफ़ा आपके पास आते हैं कि मेरी आई लैशेज पे ना डैंड्रफ सी हो रही है, ये होगा कंडीशन। दूसरा, आई लैशेज चिपकी हुई होंगी, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तीसरा ये होगा कि वो उनकी वजह से जो उसका वो लिक्विड निकल रहा होता है ना, जब ड्राई होता है तो क्रस्टिंग हो जाती है, उस क्रस्ट को जब रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग अल्सर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है कि आईलिड की हाइजीन को मेंटेन रखना है, वो ख्याल रखना है। दूसरा, आर्टिफिशियल टीयर्स देने हैं। तीसरा ये होता है कि टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉइड कॉम्बिनेशन देना है ताकि इन्फेक्शन ट्रीट हो। और चौथा, हमने ओरल एंटीबायोटिक देनी है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स जो है ना, ताकि उस इन्फेक्शन को ठीक करें। इसमें आईलिड की हाइजीन का मेनली ख्याल रखना है, क्योंकि क्रस्ट और जो डैंड्रफ होता है उसकी वजह से बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है, तो इसमें आईलिड की हाइजीन का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है नॉन इन्फेक्शियस टाइप। नॉन इन्फेक्शियस भी एमसीक्यूज में आती है। इसमें एक ही बात एमसीक्यूज में आएगी कि पेशेंट फॉलिंग ऑफ आई लैशेज की हिस्ट्री के साथ आएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जब क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग अल्सर नहीं होगा। इन्फेक्शियस में हमने देखा था कि जब क्रस्ट को रिमूव किया था तो ब्लीडिंग अल्सर था, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगेन इसमें भी यही करेंगे कि आईलिड की हाइजीन का ख्याल रखेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे और टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉइडल कॉम्बिनेशन देंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में ही आता है, तो इसमें मेनली यही देखना है कि एक तो फॉलिंग ऑफ आई लैशेज के साथ आएगा, दूसरा क्रस्ट रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग अल्सर्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे। तो ये था ब्लेफाइटिस।